मेश्राम जी, मैं अब आता हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऊपर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफ ये दर्शा रहा था मीडिया कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा और विपक्ष में जो है सपा के बीच में है, लेकिन तीसरा मोर्चा खड़ा हुआ अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। तो इस परिवर्तन मोर्चा ने कहीं ना कहीं लोगों को एक विकल्प दे दिया है, लेकिन किस इरादे के साथ ये मोर्चा उतर रहा है मैदान में? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को प्रो बीजेपी मीडिया ये उनके बीच में टक्कर है ऐसा बता रहा है। तो प्रो बीजेपी मीडिया ऐसा क्यों कह रहा है, उसके पीछे मकसद ये है कि इससे उनको हिंदू मुसलमान करना संभव होता है, हिंदू मुसलमान करना संभव होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी को उनके ही मीडिया के द्वारा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ हद तक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की राजनीति चल रही है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की राजनीति के तहत हो रहा है। हमने जो गठबंधन बनाया उसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि 3 प्रमुख दल, वैसे 5 प्रमुख दलों ने बनाया, अभी ये 13 हो गए हैं, टोटल 13 दल हो गए इसमें शामिल अभी तक। तो मुख्य रूप से 3 दल है। ये जो 3 दल है, एक बहुजन मुक्ति पार्टी है, एक जनाधिकार पार्टी है, एक AIM है। ये तीनों पार्टियों का प्रभाव राज्य स्तर, समाजवादी पार्टी के साथ जो छोटे दल लगे हैं उनका कई 3 जिलों में, कई 5 जिलों में, कई 7 जिलों में प्रभाव है। राज्य स्तर का प्रभाव वाला एक भी दल उनके पास नहीं है। तो इस हिसाब से ये राज्य स्तर के प्रभाव रखने वाले 3 दल है, इसलिए ये तीसरा मोर्चा नहीं है, यही दूसरा मोर्चा है। तीसरा मोर्चा अब समाजवादी गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के साथ जो दल है वो अब दूसरा मोर्चा नहीं रहा है। ये 22 तारीख के दोपहर के बाद अब समाजवादी गठबंधन तीसरे नंबर का मोर्चा हो गया है। अब ये रिजल्ट में आपको दिखाई देगा। वामन मेश्राम जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो पार्टियां इस गठबंधन में शामिल हैं, AIM, IM, जन अधिकार पार्टी और भारत मुक्ति पार्टी, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत चल रही थी, बात नहीं बनी तो एक मोर्चा खड़ा हुआ। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बात करी जाती है या ऑफर आता है कि आप हमारे साथ आ जाइए, तो अब ये मोर्चा क्या करेगा? नहीं, ये मामला समाप्त हो गया है। अभी किसी और पार्टी के साथ बातचीत करने का मामला हमने क्लोज कर दिया है। अब दरवाजे जो खुले हैं वो छोटे छोटे जो दल है जो इधर आना चाहते हैं उन लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, बाकी लोगों के लिए दरवाजे खुले नहीं हैं। अभी पोस्ट इलेक्शन ही सिनेरियो में हम लोग आपस में क्या बातचीत करना है वो चुनाव के बाद होगा। अगर मान लो हंग असेंबली आती है और इस हंग असेंबली में निश्चित रूप से हमारा रोल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा और वो रोल सरकार बनाने वाला होगा कि हमारे बगैर सपोर्ट के या समाजवादी पार्टी के बगैर सपोर्ट के किसी की सरकार नहीं बनेगी। मगर इतना निश्चित है, हम रणनीति पर काम कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। आपने अभी बोला कि हम जो मोर्चा बनाए हैं वो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, वो काफी अलग है। इस बार वर्चुअल कैंपेनिंग हो रही है, वर्चुअल रैली हो रही है। किस तरीके से आप लोग देखते हैं ये छोटी पार्टियां जो हैं, इनका बजट क्या अलाउ करेगा या वो उस स्तर तक पहुंच पाएंगे जहां बीजेपी और सपा खड़ी हुई है? जो छोटी पार्टियां होती है वो पहले से ही साधन इनमें कमजोर होती है, इसलिए वो जनाधार को ज्यादा आधार बनाती है। उसके पास एक ही आधार होता है, वो जनाधार। तो हमने पहले से ही जनाधार को आधार बनाकर एक काम किया हुआ है और हर बूथ लेवल पर हमारे लोग बने हुए हैं। हमने रमाबाई मैदान में इतनी बड़ी रैली की, उसके 5वें हिस्से की रैली मायावती कर सकी और उस रैली के बाद मायावती ने कोई रैली करने की हिम्मत नहीं की। और फिर हमने इटावा में, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है,
उसमें सबसे बड़ा मैदान किया और वो सबसे बड़ा मैदान पूरा भर दिया। बाद में पता चला उस ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी ने कभी रैली ही नहीं की, अपने लाइफ टाइम में कभी रैली नहीं की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जनाधार वाली पार्टी है, और जो पार्टियां है एमआईएम है या ये बाबू सिंह जी की पार्टी है, ये जनाधार वाले लोग हैं, क्योंकि इनको मीडिया वालों ने पब्लिसिटी दे करके ये संगठन नहीं बनाया है। ये उन्होंने अपने लोगों के अपने मुद्दों के आधार पर ये पार्टी बनाई हुई है, पहले से जनाधार आधारित है। इसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए वर्चुअल तरीके के आधार पर भी हम लोग प्रभावशाली तरीके से अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी इस बार मैदान में है, आजाद समाज पार्टी है। किस तरीके से देखते हैं आप चंद्रशेखर आजाद को? इसमें दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूं कि एक तो हम लोग जो है बामसेप जो है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन नाम का संगठन बनाया। इस बैकवर्ड में एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, तो एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी इन सब लोगों को लेकर हम लोग चलते हैं शुरू से, इसलिए 3000 से 3500 से ज्यादा जाति के कार्यकर्ता हमारे साथ काम करते हैं। इसमें एससी एसटी ओबीसी के काम करते हैं, माइनॉरिटी के काम करते हैं। अब रहा चंद्रशेखर आजाद का मामला, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उभरा हुआ मामला है, जहां से मायावती आती है। तो उनके द्वारा कई बार हम लोगों से संपर्क किया गया है, और उसकी समस्या ये है कि जो प्रचलित राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टी के साथ में उनकी वार्ता चल रही थी, समाजवादी पार्टी से वार्ता चल रही थी, वो वार्ता उनकी विफल हो गई है। उसके बाद ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के विरोध में स्टैंड लिया। तो ये सारी प्रक्रिया में उनके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के अध्यक्ष जो है वो मायावती के पास वापस चले गए, उनका एक राष्ट्रीय महासचिव चला गया। तो संगठन के नाम पर चंद्रशेखर के पास में कोई संगठन नहीं बचा हुआ है, और लोग कहते कि उनके पास बड़ा जनाधार है, तो उन्होंने कोई बड़ी लखनऊ में रैली की है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए जनाधार कभी रहा हो सकता है, मगर अभी चंद्रशेखर आजाद के पास कोई खास जनाधार नहीं है, इसलिए वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तीसरी बात, उन्होंने भी एक मोर्चा बनाया है, वो एक दिन मीडिया में आया और बाकी के दिन वो गायब हो गया है। वो यही वजह है कि कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालने वाला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, 10 लोगों की अनुमति है 31 तारीख तक, आप जाके कैंपेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखा गया कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं घर घर जाकर, और अभी लखनऊ में अपर्णा यादव के साथ साथ अनुराग ठाकुर भी दिखे हैं, उनके साथ भीड़ थी, तो क्या दोहरा रवैया है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन ने ये जो वर्चुअल रैली का तरीका अपनाया, यही बीजेपी के फेवर में है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये फैसला बीजेपी ने किया है और अमल करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग पक्षपात से काम कर रहा है, सभी पार्टी को समान रूप से अपना मैसेज पहुंचाने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। तो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने का जो काम किया जाना चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा, वो नहीं करवाया जा रहा है।